हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सतत पोषणीय विकास हेतु उपाय और उसके क्या उपाय हैं इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। समाज में होने वाले बदलाव को विकास कहते हैं। सोसाइटी में जो चेंज आता है उसको डेवलपमेंट कहते हैं। अब विकास एक गतिशील प्रक्रिया है, मतलब चेंज होने वाली डायनेमिक डेवलपमेंट। विकास वे संकल्पना है जिसमें आर्थिक वृद्धि के साथ नागरिकों के जीवन स्तर, मतलब आर्थिक का मतलब देश की तरक्की के साथ नागरिकों के जो सिटीजन होते हैं वहाँ के जीवन स्तर, उनका लेवल और स्वास्थ्य और शिक्षा, हेल्थ और शिक्षा और समान अवसर और राजनीतिक अधिकारों की में आज़ादी प्राप्त करना ही कहलाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक वृद्धि को ही विकास माना जाता था। जब दूसरा वर्ल्ड वार हुई तो उसके बाद ही आर्थिक वृद्धि को ही विकास माना जाता था। और इसका जो आकलन किया जाता, जो इसको कैलकुलेट किया जाता था, वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और प्रति व्यक्ति आय, एक आदमी पे कितनी आय आती है, और प्रति व्यक्ति उपभोग मतलब कितना हर आदमी कितना कंजप्शन कर रहा है कि बढ़ोतरी के रूप में किया जाता था। लेकिन ये महसूस किया गया कि ज्यादा आर्थिक वृद्धि वाले देशों में भी असमान वितरण से गरीबी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा है। आर्थिक वृद्धि वाले देश जिनके अंदर बहुत तरक्की हुई, उनके अंदर भी गरीबी पाई जाने लगी और अतः विकास की एक संकल्पना, एक नई परिभाषा की जरूरत महसूस हो गई। पश्चिमी देशों में यह महसूस किया गया कि आर्थिक विकास का प्रभाव पर्यावरण पे पड़ता है। आपने देखा ही होगा जो देश तरक्की कर चुके हैं उनका जो इन्वायरमेंट है बहुत डैमेज हो चुका है, बहुत बर्बाद हो चुका है, और पर्यावरण असंतुलन की समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो गई है, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और पेड़ कट रहे हैं और प्रदूषण हो रहा है। एक तरह से बिल्कुल वहाँ के हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया और ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ ने और विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने WECD की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने WECD की स्थापना की, जिसमें प्रमुख नॉर्वे की तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी वो थी ग्रो हरलेम ब्रेडलैंड थी। उसको उसका अध्यक्ष बनाया गया और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश करी जिसे आवर कॉमन फ्यूचर का नाम दिया गया। 1987 में उसने अपनी रिपोर्ट पेश करी और उसके अंदर जो उसने अपनी परिभाषा बताई, सतत पोषण विकास को जो परिभाषित किया है, उसकी परिभाषा जो बताई है, उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा विकास है जिसमें फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियों की जरूरत को पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करना। मतलब जो इस टाइम पे पीढ़ी है वो अपनी जरूरतों को पूरी करे और फ्यूचर में जो पीढ़ी, जो जनरेशन आने वाली है, उनकी भी जरूरतें पूरी हो, उनकी जरूरत को कोई भी चीज प्रभावित ना करे। प्रेजेंट टाइम की पीढ़ी तो अपनी जरूरतें पूरी करे ही करे, फ्यूचर वाली पीढ़ी भी अपनी जरूरतें पूरी करे और उनको कोई भी उन पे प्रभावित ना हो, वर्तमान की पीढ़ियों से वो प्रभावित ना हो। ये उन्होंने परिभाषा सतत पोषणीय विकास की दी थी। और उसके बाद आता है सतत पोषणीय विकास हेतु उपाय। अब इंदिरा गांधी नहर के बारे में हम आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसमें जो हम बताएंगे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण पर्यावरण निम्नीकरण हो रहा है। इससे इंदिरा गांधी नहर से बहुत ज्यादा फायदे हो रहे हैं, मगर इसके पर्यावरण में निम्नीकरण भी हो रहा, पर्यावरण नीचे जा रहा, पर्यावरण डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ने इस नहर के परिस्थितिक पोषणता पे कई तरह के प्रश्न उठा दिए कि उन्होंने कहा भाई इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा, तो इस पे कई तरह के सवाल उठने लग गए। पिछले 4 दशक से इस क्षेत्र में विकास तो हुआ है, सभी ने माना है, मगर भौतिक पर्यावरण का भी निम्नीकरण हुआ, फिजिकल निम्नीकरण का मतलब डिग्रेडेशन हो गया। इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें भी आने लग गई, जबकि इस नहर की बदौलत इस क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई। आपको जब अगली वीडियो में पढ़ाएंगे तो आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देंगे, इंदिरा गांधी नहर के परियोजना के बारे में, मगर इससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो गया। इस कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे उपाय प्रस्तावित किए गए कि कैसे इस क्षेत्र में हम सतत पोषणीय विकास प्राप्त कर सकते हैं, उसके उपाय बताए गए। तो 7 उपाय बताए गए जिससे हम इस क्षेत्र के अंदर सतत पोषणीय विकास को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि इस क्षेत्र में जल प्रबंध निधि के जल का जो वाटर मैनेजमेंट है उसको कठोरता से लागू करनी चाहिए। सख्ती से इस क्षेत्र के अंदर जो है जो वाटर के संबंध पॉलिसी हो उसको सख्ती से लागू की जानी चाहिए। दूसरा उपाय, जल सघन फसलों को नहीं बोना चाहिए। ऐसी फसलों को नहीं बोना चाहिए जिनको ज्यादा पानी चाहिए। बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। आपका चावल है, गन्ना है, इनको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो इस क्षेत्र में ऐसी फसलों को नहीं बोना चाहिए। ऐसी फसलों को बोना चाहिए जैसे बागायती कृषि, एक बार बो दिए उसको कई साल तक के बहुत उसकी फसलें लेते रह गए। तो बागायती कृषि की फसलों के अंतर्गत खेती करनी चाहिए। मतलब बागायती मतलब बाग लगाने चाहिए जिससे वो कई साल तक के आप उसके ले सके और बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता ना हो। दूसरे, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कदम उठाने चाहिए। जैसे हमें क्या करना चाहिए, नालों को पक्का करना चाहिए। अगर इस क्षेत्र में नाले हैं तो उनको पक्का करना चाहिए। भूमि विकास करना चाहिए, बराबर से करना चाहिए। और हमें एक मेंढ बनाने दी चाहिए कि जैसे बहता हुआ जल अगर आए तो वो बर्बाद ना करे, तो वो उसका नुकसान कम से कम हो। तो वो अगर हम ये सब चीजें करेंगे कि नाले की पक्की वो बना देंगे, तो जो है उसकी बाउंड्री बना देंगे और भूमि विकास करेंगे और जमीन का डेवलपमेंट करेंगे और समतल करेंगे और बाराबंदी आदि को इससे किया जाए तो इसे बहते हुए जल को रास्ते में वेस्टेज को रोका जा सकता है। दूसरा एक जलक्रांता। जलक्रांता क्या होता है, ज्यादा सिंचाई की वजह से कभी कभी जमीन के अंदर दलदल पैदा हो जाती है। जब खेतों के अंदर ज्यादा पानी भर जाता है तो उसके अंदर दलदल पैदा हो जाती है और दलदली जमीन हो जाती है, वो खराब हो जाती है। और कभी कभी इन नहर से नमक भी आ जाता है तो जमीन इनको जो नमकीन हो जाती है जमीन, ये ज्यादा पानी भर गया, वो दलदली जमीन बन गई, तो उसको ठीक करना चाहिए, उसको सही करना चाहिए। दूसरे, इस क्षेत्र का अगर विकास चाहते हैं तो पेड़ों को लगाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वनीकरण करें, एफोरेस्टेशन करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाएं। पेड़ों की रक्षण मेखला मतलब शेल्टर बेल्ट, एक तरह से पेड़ों की लंबी सी बेल्ट बनानी चाहिए और चरागाह बनानी चाहिए जानवरों के लिए। ये सब कदम उठाने चाहिए इस क्षेत्र में। अगर विकास हम चाहते हैं, सतत पोषणीय विकास अगर चाहते हैं तो पेड़ों को लगाएं। दूसरे, इस प्रदेश में लक्ष्य अगर प्राप्त करना है तो गरीबों को खेती के लिए पैसा दें, उनको वित्तीय सहायता दें और मदद उपलब्ध कराएं। अगर हम गरीब लोगों को इस क्षेत्र के अंदर पैसा देंगे और उनको मदद करेंगे तो तभी विकास पॉसिबल है। सतत पोषणीय लक्ष्य को जब ही हासिल किया जा सकता है अगर हम गरीबों की मदद करें, सरकार मदद करे, उनको वित्तीय रुपया पैसा दे। और तीसरे, केवल खेती और पशुपालन से इस क्षेत्र में आर्थिक विकास का पूरा नहीं किया जा सकता। खाली ये नहीं कि खेती की और पशुपालन की तरफ ही ध्यान दिया जाए और उसकी वजह से पूरे क्षेत्र का विकास बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। खेती और इससे संबंधित क्रियाकलापों, अन्य सेक्टरों को भी विकसित करना चाहिए और चीजों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तभी हम अगर ये उपाय इस क्षेत्र में करेंगे तो तभी हम इस एरिया के सतत पोषणीय विकास कर सकते हैं। अदरवाइज जो है इस एरिया के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ रही है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है और डैमेज भी हो रहा है। इससे बचाने के लिए हमें चाहिए कि इस क्षेत्र में जो उपाय बताए हैं उन उपायों को लागू करें, क्योंकि जो रिपोर्ट दी गई है उसमें जो परिभाषा दी गई है, अवर कॉमन फ्यूचर नाम की जो रिपोर्ट पेश की गई, तो उन्होंने जो बताया है कि सतत पोषणीय विकास को परिभाषित किया गया है।